वीडियोज़ में आप लोगों को एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन बताए गए थे, उसी में से कुछ और क्वेश्चन जो अलग प्रकार का है। हमने पिछले वीडियो में बताया कि किसी बिंदु का निर्देशांक जब वह किसी दिए हुए रेखाखंड को अंतः विभाजित करता है तब क्या होगा, या वाह्यता विभाजित करता है तब क्या होगा, और ये भी बताइए अगर मध्य बिंदु पर विभाजित करता है तब उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो उसी पे आधारित ये आपका क्वेश्चन है। देखेंगे बिंदु ए, यहाँ पे हम खींच लेते हैं। मान लीजिए ये आपका बिंदु ए है और ये आपका बी है। बिंदु ए जिसका निर्देशांक है -4, -3, और बिंदु बी जिसका निर्देशांक है 5, 2। एक हमने रफली वर्क कर लिया। से खींचा जाने वाला रेखाखंड, ये रेखाखंड हो गया, एक्स अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। अगर हम इसको ग्राफ पे बनाएं, यहाँ देखिएगा, ये हो गया आपका एक्स अक्ष, एक्स डैश, यहाँ पे मूल बिंदु है O, ये हो गया आपका y और ये है y डैश। तो इन दोनों बिंदुओं से सपोज कर लीजिए पहला बिंदु जिसका निर्देशांक -4, -3 वो तृतीय चतुर्थांश में कहीं होगा, हमने यहाँ पे मान लिया। अभी हम डिवाइड करके नहीं बता रहे हैं, वैसे रफली आप मान लिए हैं। ए यहाँ पे है चतुर्थांश के आधार पे, बी है 5, 2, बी का निर्देशांक 5, इस पे 5 है, y पे 2, मान लिया ये बी है, और इसका निर्देशांक हो गया आपका 5, 2। तो ए और बी से खींचा जाने वाला रेखाखंड, ए और बी से खींचा जाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष को, पूछ क्या रहा कि यह एक्स अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। पहला अगर मान लीजिए मूल बिंदु से जाता है, बात अलग है। अगर ये y अक्ष को किसी बिंदु पर काटता, उससे हमसे मतलब नहीं है, हमें ये पूछ रहा कि वह एक्स अक्ष को, इसने एक्स अक्ष को यहाँ पे काटा है, मान लिया c है, और c का निर्देशांक आपका हो गया x। अब आप देखिएगा ध्यान से, C का निर्देशांक किसी जिसका निर्देशांक ना मालूम हो हम x y मानते हैं, लेकिन यह बिंदु C कहाँ है, x अक्ष पर है। ये आपका x अक्ष है, x अक्ष पर है, और हमने पहले ही आपको बताया x अक्ष पर y का निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। तो y वाला जो कोटि है वो 0 होगा, अर्थात C बिंदु C जहां यह x अक्ष को काट रहा है उसको हमने माना C, तो C का निर्देशांक क्या होगा, x, 0, अर्थात वह मूल बिंदु से x अक्ष पर कुछ दूरी पर होगा, लेकिन y पर क्या है, 0 है। तो पूछ रहा है कि x अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हमने पहले अनुपात को मान लिया m2 और दूसरे m1, और दूसरे अनुपात को मान लिया m2। तो हमें क्या निकालना है, m1 अनुपाते m2, यही मान निकालना। तो एक रफ फिगर हमने बना दिया है समझने के लिए आपके। एक बिंदु है A जो कि तृतीय चतुर्थांश में है, -4, -3, और दूसरा बिंदु है 5, 2 जो कि फर्स्ट चतुर्थांश में है। जब दोनों को मिलाएंगे तो वह x अक्ष पर किसी बिंदु पर काटेगा, और x अक्ष पर हम जानते हैं y का कोटि, अर्थात कोटि क्या होगा, 0 होगा। तो C का निर्देशांक x, 0। अब हमें m1 m2 का अनुपात निकालना। तो हम जानते हैं x अक्ष पर चूंकि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का, किसी बिंदु का निर्देशांक, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x, 0 होता है। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है। अब x का कुछ मान हो सकता है, लेकिन कोटि उसका हमेशा 0 रहेगा। तो x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है, इसलिए x बराबर, अब देखिए बिंदु C AB को अंतः विभाजित करता है, तो अंतः विभाजन का फार्मूला लगाएंगे तो x बराबर क्या हमने बताया था, m1 x2 प्लस m2
x1 बटे m1 प्लस m2 से। अब देखिए एक तो ये हो गया, ठीक ना, x बराबर, तथा दूसरा क्या था, तथा y बराबर, तो y यहाँ पे क्या रहेगा 0, तथा y बराबर 0 और इसका निर्देशांक m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। या अब देखिए इसी से हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें x का मान निकालना। अगर हम इस कंडीशन को लेते हैं तो यहाँ पे m1 m2 का भी मान नहीं पता है और x का भी मान नहीं पता, निकालना क्या है m1 अनुपाते m2। तो अगर हम दूसरे कंडीशन पे आ जाएं तो इस दूसरे कंडीशन पे लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, y1 y2 का मान पता है, तिर्यक गुणा करके हम m1 और m2 में अनुपात निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 0 को हम लिख सकते हैं 0/1 बराबर m1 का मान पता नहीं है, y2 देखिए ये आपका है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। तो देखिए फार्मूला में y2 का मान कितना है 2 प्लस m2, y1 का मान कितना है -3 बटे में m1 प्लस m2। अब यहाँ से देखिएगा जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस प्रकार से तो 0 में m1 प्लस m2 का गुणा होगा, पूरा टर्म 0, और m1 इंटू 2 प्लस m2 इंटू -3 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा। तो क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाई डेट, गुणा कर लीजिए 2m1 माइनस 3m2, 2m1 माइनस 3m2 बराबर एक साइड में क्या हो गया 0, क्योंकि पूरा टर्म ये 0 हो जाएगा। या यहाँ से अगर हम पक्षांतर कर दें तो क्या पा सकते हैं, 2m1 बराबर 3m2, या m1 m2 को इधर लाएंगे बटा होगा m1 बटा m2 बराबर 3 और 2 इधर जाएगा, ये भी बटे में होगा 3/2। या यहीं से क्या निकाल सकते हैं, m1 अनुपाते m2 बराबर 3/2, अर्थात दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष को 3/2 के अनुपात में अंतः विभाजित करेगा। तो ये आपका आंसर हो गया 3/2। नोट कर लीजिए। बेटा दूसरा क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के 2 शीर्ष, त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं। देखिए क्वेश्चन को हम पढ़ते रहेंगे और साथ ही साथ उसका जो फिगर बन सकता है उसको बनाते रहेंगे। लिखा है एक त्रिभुज के 2 शीर्ष, तो हमने त्रिभुज बना दिया। त्रिभुज का 3 शीर्ष होता है, मान लिया ए बी और सी है। तो लिखा है कि एक त्रिभुज के 2 शीर्ष, हम मान लेते हैं ए का निर्देशांक है 3,5 और बी का निर्देशांक है -4,6। ये दिया गया, इतना हमने कर दिया। फिर आगे पढ़िए क्या दिया है, एक त्रिभुज के 2 शीर्ष हो गया। यदि त्रिभुज का केंद्रक, अब अगर आप केंद्रक नहीं जानते होंगे तो इस क्वेश्चन को नहीं लगा पाएंगे। तो क्वेश्चन का पहले मतलब समझेंगे, क्वेश्चन में कह क्या रहा है और निकालना क्या है, तब हमें अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो समझ लीजिए आधा सोल्यूशन आ गया। जो दिया गया उसको लिख लिया, जो ज्ञात करना उसको लिख लिया, उसके बाद हम समझ जाएंगे हम किस आधार पे चलें, ज्ञात हो जाए। तो देखिए त्रिभुज का केंद्रक, अब केंद्रक पहले आप जान लीजिए, किसी त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं होती हैं और उन तीनों माध्यिकाओं का कटान बिंदु ही त्रिभुज का क्या कहलाता है, केंद्रक। अब ये तो आप जान गए कि त्रिभुज की माध्यिकाओं का कटान बिंदु त्रिभुज का केंद्रक या इंग्लिश में सेंट्रॉयड कहलाता है। लेकिन अब आप ये जानेंगे त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है, तभी तो बना पाएंगे ना। अब माध्यिका पे आइए, त्रिभुज की माध्यिका, पहले माध्यिका समझते हैं। त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। फिर सुन लीजिए, त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। किसी त्रिभुज में अधिकतम 3 माध्यिकाएं होती हैं। अब देखिए शीर्ष हम ए लेते हैं, तो ए की सम्मुख भुजा कौन सी है, BC है। अब BC का मध्य बिंदु कहीं होगा, मान लेते हैं इसका मध्य बिंदु यहाँ पे है D,
तो अगर हम शीर्ष ए से डी को मिला दें, अब ये चाहे सीधा मिले चाहे तिरछे मिले उससे मतलब नहीं, केवल हमें क्या करना, मध्य बिंदु को मिलाना है। बी से, अब अगर हम बी से माध्यिका खींचेंगे तो इसका मध्य बिंदु पता कर लिया हमने, ई है। अब बी से ई को हमने मिला दिया तो त्रिभुज की क्या आ गई, दूसरी माध्यिका। अब उसी प्रकार से जब हम शीर्ष सी से सम्मुख भुजा ए बी, शीर्ष सी की सम्मुख भुजा क्या है, ए बी है, इसका भी कहीं मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु मान लिया हमने यप है। अब अगर यप से हम सी को मिला दें तो ये हमारी तीसरी माध्यिका हो गई। अब आप देखेंगे ये तो हमने हाथ से रफली बना दिया, लेकिन जब आप इसको हाई स्कूल में बनाए होंगे, जब इसकी रचना करेंगे, फेट पेंसिल गोला प्रकार की सहायता से बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि तीनों माध्यिकाएं इसकी एक ही बिंदु से होकर जाएंगी। इस बिंदु का नाम हमने दे दिया जी, और यही बिंदु जी हमारा क्या है, त्रिभुज का केंद्रक है या सेंट्रॉइड है। यही बिंदु जी त्रिभुज का केंद्रक है। समझ में आ गया? तो अब ये केंद्रक का निर्देशांक दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन में जी का निर्देशांक दिया है। जी आपका त्रिभुज का केंद्रक है और केंद्रक का निर्देशांक दिया। केंद्रक कैसे बनेगा आप जान चुके हैं। तो जी का निर्देशांक है, यहाँ पे लिख देते हैं, जी का निर्देशांक है 4,3। इतना आप जान गए। अब आगे क्या पूछ रहा है, तो उसका तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए। तीसरा शीर्ष हमने सी लिया है और इसका निर्देशांक नहीं पता, हमने मान लिया क्या है, x, y है। अब आप निकालें कैसे, देखिए ए का शीर्ष पता है, बी का है, सी का नहीं पता है, सी का और जी का पता है। तो एक फार्मूला हमने आपको नहीं बताया, उसको भी यहाँ देख लीजिए। ये फार्मूला तभी लगेगा जब त्रिभुज का केंद्रक दिया रहेगा, तो इसको याद रखेंगे। त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3। ये तो भुज हो गया, और कोट क्या होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो ये होता है फार्मूला त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक का। केंद्रक आप जान गए, माध्यिका जान गए, तो ये केंद्रक का निर्देशांक भी याद रखेंगे। x1 पहले शीर्ष का भुज, x2 दूसरे शीर्ष का भुज, x3 तीसरे शीर्ष का भुज बटा 3। इसी प्रकार से y1 प्लस y2 प्लस y3/3। अब देखिए केंद्रक का निर्देशांक दिया है, अर्थात अगर हम भुज की तुलना कराएं तो क्या मिलेगा, 4, कोट की तुलना करें तो क्या मिलेगा, 3, यही मिलेगा ना। तो चूंकि 4 बराबर किसके होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3/3। ये तो फार्मूला है, लेकिन इसी के नीचे निर्देशांक दिया है कितना, 4,3 ये दिया है। तो जब हम दोनों तुलना कराएंगे भुज का भुज से, कोटि का कोट से, तो 4 बराबर क्या आएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3/3। अब आप x1 x2 x3 का मान रखेंगे। हमने बताया x1 पहले शीर्ष का भुज, x2 दूसरे का, x3 तीसरे का मान रखिए। दिस इम्प्लाइड डेट 4×3 12, 3 गुणा कर देते हैं तो 4×3 12 बराबर x1 का मान है 3, फिगर में देखते रहेंगे, प्लस x2 का मान है -4 और प्लस x3 का मान है x। दिस इम्प्लाइड डेट 12 बराबर 3 -4 प्लस x। दिस इम्प्लाइड डेट x बराबर, यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 4 में से 3 गया -1 और इधर आएगा जुड़ जाएगा 13। तो x का मान कितना आ गया, 13। इसी प्रकार से हम y का मान निकालेंगे, फिर तुलना कराएंगे, पुनः 3 बराबर किसके, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, या फिर वही काम, 3 3 का 9, y1 का मान है 5 प्लस y2 का मान है -6 प्लस y3 का मान है y। दिस इम्प्लाइड डेट, यहाँ से आपका y का मान आ जाएगा, 6 में से 5 गया -1, 75 होगा, 9 1 10। अतः त्रिभुज के
अतः त्रिभुज के तीसरे शीर्ष का निर्देशांक, अतः त्रिभुज के तीसरे शीर्ष का निर्देशांक जिसको हमने यक्स वाई माना था, तीसरे शीर्ष का निर्देशांक जिसको यक्स वाई माना था, तो यक्स और वाई का मान आ चुका है। तीसरे शीर्ष का निर्देशांक कितना हो जाएगा, यक्स का मान है 13 कामा वाई का मान है 10। तो ये आपका आंसर होगा 13 कामा 10। पूछा था त्रिभुज के तीसरे शीर्ष का निर्देशांक दिया होगा। तो आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन 60 में 1 नंबर में पूछा जाता है। अगर पूछा जाएगा त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, तो तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए रहेंगे, हम इस फार्मूले को लगाएंगे, तीनों के भुज को जोड़ के बटे 3 और तीनों शीर्षों के कोटि को जोड़ के बटे 3 कर देंगे, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक आ जाए। तो दो तरह से इस पे दो तरह का क्वेश्चन बनेगा। एक तो ये बनेगा, तीनों शीर्षों में से किसी एक शीर्ष का निर्देशांक नहीं दिया रहेगा, लेकिन केंद्रक का दिया रहेगा और 2 शीर्ष का दिया रहेगा, तो आप ऐसे लगाएंगे। और अगर मान लीजिए तीनों शीर्ष का दिया है, केंद्रक का पूछ रहा है, केवल मान रखना है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन बेटा आपका है, लिखा है सीधी रेखा AB। तो हम क्वेश्चन को पढ़ भी रहे हैं और फिगर भी बना रहे हैं। देखिए सीधी रेखा AB, एक सीधी रेखा AB हो गई, मान लेते हैं यहाँ पे है, ये बिंदु हमारा हो गया A और A बिंदु हो गया B। सीधी रेखा AB बिंदु C और D पर समत्रिभाजित की गई है, अर्थात इस रेखाखंड AB को 3 बराबर भागों में बांटना। क्या लिखा, सम मतलब बराबर, त्रि मतलब 3, भाजित मतलब भाग, 3 बराबर भाग में इसको डिवाइड कर देना। तो मान लेते हैं एक भाग इसका हो गया C और एक भाग इसका हो गया D। अब आपका ये पार्ट तीनों क्या आ गया, बराबर आ गया। यदि A और B के निर्देशांक क्रमशः -7, 4 और B के दिए गए हैं 2, -3 हैं, तो C और D के निर्देशांक ज्ञात करो। ये करना आपको, C और D का निर्देशांक ज्ञात करना। अब देखिए C बिंदु और D बिंदु दोनों ही रेखाखंड AB के कहाँ हैं, बीच में हैं, अर्थात अंतः विभाजित कर रहे हैं। C भी रेखाखंड AB को अंतः विभाजित करता है और D भी रेखाखंड AB को अंतः विभाजित करता है। अनुपात, अब अंतः विभाजन के लिए अनुपात भी पता होना चाहिए। तो अगर ये तीनों भाग बराबर हैं, तो अगर हम तीनों को 1-1 मान लें, तो अगर हम बिंदु C के लिए निकालेंगे तो बिंदु C का A से अनुपात होगा हमारा 1 का, और फिर C का निर्देशांक निकालते समय बिंदु C का B से हम अनुपात लेते हैं। अब B से इसका अनुपात कितना हो जाएगा, देखिए B में 2 भाग है, एक CD और एक BD, एक ये मिलके क्या हो गया 2, अर्थात बिंदु C रेखाखंड AB को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। अब जब हम D का निकालेंगे तो वही कंडीशन, D के लिए A से D का अनुपात हमारा हो गया 1 का, और D का B से अनुपात, ये D से B का अनुपात हो गया, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, एक भाग AC एक भाग CD, तो 2 होगा और ये 1 होगा। तो अब आपको अनुपात पता है, ठीक ना। यहाँ पे अनुपात दिया गया है, बिंदु C के लिए m1 m2 क्या है और बिंदु D के लिए m1 m2 क्या है, x1 y1 x2 y2 के मान तो दिए ही गए हैं। अब आपको केवल मान रखना है और निर्देशांक निकालना। तो चलिए हम डायरेक्ट निकालते हैं। बिंदु C का निर्देशांक, बिंदु C का निर्देशांक, बिंदु C का निर्देशांक, तो बिंदु C का निर्देशांक क्या होगा, फार्मूला लिख लेते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, मान रखते हैं बराबर, m1 का मान बिंदु C के लिए 1 है, 1 गुणे x2, ये x1 है और ये x2 का मान 2 है, प्लस m2 का मान 2 है, बिंदु C की बात की जा रही, 2 गुणे x1 का मान -7 है, -7
बटे m1 का मान 1 है धन m2 का मान 2 कामा, फिर आ जाइए m1 m2 का मान वही है, केवल y1 y2 का मान रखना। m1 का मान 1 गुणे y2 का मान -3 प्लस m2 का मान है 2 गुणे y1 का मान है 4 और बटे में कितना 1 धन 2। थोड़ा सा और सरल करते हैं, बराबर देखिए 2 1 कम 2 -7 दूनी 14 बटे 3 कामा 3 1 कम 3 -3 प्लस 4 दूनी 8 बटे 3। यहाँ तक हुआ। एक लाइन और सरल कर लेते हैं, 14 में से 2 गया -12 और माइनस लिख लेते हैं -12 बटे 3 कामा 8 में से 3 गया 5 बटे 3 बराबर। थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं, 3 चौक 12 -4 कामा 5 ये 5 बटे 3, ये सरलतम रूप है। तो बिंदु C का निर्देशांक आ गया -4 कामा 5 बटे 3। चलिए D का निर्देशांक निकाल लेते हैं। D का निर्देशांक फार्मूला वही रहेगा, अंतःविभाजन ही है। D का निर्देशांक क्या होगा, m1, अब की बार m1 का मान बदल गया 2, बाकी x1 x2 के मान आप यहाँ से भी रख सकते हैं, सब कुछ वही है, केवल m1 m2 थोड़ा सा चेंज हो गया। तो m1 का मान 2, देखिए यहाँ से m1 का मान 2 x2 का मान 2 प्लस m2 का मान 1 गुणे -7 और बटे 2 धन 1 कामा 1 की जगह 2 गुणे -3 प्लस 1 गुणे 4 और बटे 2 धन 1 मान रख दिया गया, केवल सरल करना है, बराबर 2 दूना 4 -7 बटे 3 कामा 3 दूनी 6 धन 4 बटे 3 बराबर 7 में से 4 गया तो -3 बटे 3 कामा 6 में से 4 गया -2 बटे 3 बराबर 3 को 3 से सॉल्व करेंगे -1 कामा -2 बटा 3। तो ये आपका हो गया बिंदु D का निर्देशांक -1 कामा -2 बटा 3। तो ये थोड़े अलग प्रकार के क्वेश्चन थे, इनको भी बता दिया गया। अब जितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और जितने टाइप के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में थे, सभी प्रकार के क्वेश्चन बता दिए गए हैं उदाहरण ले लेके। अब आप इस पे आधारित एक्सरसाइज में बहुत से क्वेश्चन अभी दिए गए हैं, उनको हल करेंगे। जो नहीं आएगा फिर उसको पूछिएगा तो उसको फिर बताएंगे बाकी अगले वीडियोज़ में।